वेलकम क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने उस दिन मैटर के बारे में पढ़ा था। उसमें मिक्सचर और कंपाउंड दो तरीके के आपको मैटर बताए थे। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में आज थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि मिक्सचर किस तरह के होते हैं। तो उस दिन आपको समझाया गया था कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। तो उनमें क्या होता है, मिक्सचर में आपको पता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट। पूरे मिक्सचर में आपको एक जैसे ही पार्टिकल मिलेंगे, अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स नहीं होंगे उसमें। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर कैसे कब हो सकता है, जब आपका सॉल्यूशन जो हो वो इतना क्लियर हो, यूनिफॉर्म हो कि उसमें से आप किसी भी पार्टिकल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, तब आप उस मिक्सचर को कह सकते हो कि वो होमोजीनियस मिक्सचर। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, तो उसमें क्या करते हैं, आप शुगर के पार्टिकल्स को आप उसमें मिक्स करते हैं तो आपको एक मिक्सचर तैयार मिलता है और यूनिफॉर्मली वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। जब यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हो गया तो आपको जो मिक्सचर मिला वो एक क्लियर मिक्सचर मिलता है और आप कह नहीं सकते कि उसके अंदर चीनी डिज़ोल्व, मतलब आपके शुगर पार्टिकल्स डिज़ोल्व हैं या नहीं, देखने से नहीं समझ में आता। तो इस तरह के मिक्सचर जब आपको मिलते हैं तो आप उनको कहते हो होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये हो गया जब आपको सॉल्यूशन क्लियर मिला। अब एक और तरीके का सॉल्यूशन होता है जब आपको वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिलता। जैसे कि अगर आपने वाटर में आपने सैंड पार्टिकल्स को अगर डिज़ोल्व करने की कोशिश आप करते हैं तो देखते हैं कि आप वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व नहीं हो पाता, सैंड डिज़ोल्व नहीं हो पाती वाटर के अंदर और आपको एक अलग से पार्टिकल्स सैंड्स के दिखते रहते हैं। तो ये आपका क्लियर मिक्सचर नहीं दिखा। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को आप जानने के लिए कहेंगे कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, A mixture can be separated into its constituent by physical methods। ठीक है, जब आप मिक्सचर बनाते हो, चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो आपका, चाहे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो, उन दोनों ही मिक्सचर्स को आप जो है आप फिजिकल मेथड से आप अलग कर सकते हो। ठीक है, अगर जब शुगर सॉल्यूशन में से आपको अगर शुगर अलग करने, पार्टिकल्स करने, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, उन्हें गर्म करेंगे तो आपकी जो चीनी है वो अलग हो जाएगी और आपका शुगर जो होगा, वाटर जो होगा वो वेपर फॉर्म में जो है अब एवोपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप शुगर के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। सैंड में भी आप बेसिकली क्या करेंगे, आप सैंड वाटर जो है आपका सॉल्यूशन बना है, उस एक्चुअली वो सॉल्यूशन तो नहीं बना है बट एक मिक्सचर तैयार हुआ है। तो मिक्सचर को जब आप छान लेंगे तो आप उसमें से भी आप सैंड अलग कर सकते हैं, आपका वाटर अलग मिल जाएगा। ठीक, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है आयरन और सल्फा पाउडर का। तो उसमें उसको भी अगर आप कहते हैं कि फिजिकल मेथड से, वो भी एक मिक्सचर है देखने में। अगर आप दोनों को डिज़ोल्व आपस में मिक्स कर देंगे तो वो एक मिक्सचर ही तैयार हो जाएगा इटसेल्फ। वो दोनों सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी आप कहीं ले सकते हैं उसको। बट आयरन और सल्फा आप जानते हैं कि आपको हमेशा पाउडर फॉर्म में ही मिलता है लैब में। तो आप अगर उन दोनों को एक मिक्सचर की तरीके से तैयार कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम उन्हें कैसे फिजिकल मेथड से अलग करें, उन्हें सेपरेट करें, तो आप उनको अगर मैग्नेट के थ्रू अगर आप अलग करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो मैग्नेट के साथ अलग हो जाते हैं और सल्फा अलग रह जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर का। अब आते हैं आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। आपने मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में अलग अलग जान लिया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स भी समझ लीजिए कि उसमें आपकी फिजिकल और केमिकल दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो आपको सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसका टेक्सचर, उसकी इलास्टिसिटी, उसका कलर, उसकी लेंथ, उसका मास, सब्सटेंस का एरिया, सब्सटेंस का ऑर्डर, उसका सब्सटेंस का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो चीज़ें आपकी जो फिज़िकली आपको दिखती हैं सामने से, वो चीज़ें जिसके कारण से आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सब्सटेंस कंपाउंड को अगर आप देख करके पहचान पाते हो तो आप उन्हें वो सारी कैटेगरीज जो आती हैं प्रॉपर्टीज़ की, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। जैसे अगर आप एक येलो बॉल को लोगे और एक क्रिस्टल्स होता है और येलो बॉल, वो बेसिकली अगर आपको अलग येलो बॉल को भी रख दिए तो दूर से देखने में शायद आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा कि दोनों में से कौन सी बॉल है और कौन सा आपका येलो सल्फर क्रिस्टल है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज। ठीक है, जब किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, तब आप उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रखते हैं। जैसे कि आपकी जो फ्लेमेबिलिटी होती है, यानी अगर आप उसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो उसके ऊपर उस सब्सटेंस पे रिएक्शन होता है वो उसका केमिकल चेंज होगा। रिएक्टिविटी टू एसिड, एसिड के साथ जब वो क्रिया करेगी
वो कोई भी सब्सटेंस, तब उसमें जो चेंजेस आएंगे वो उसका केमिकल चेंज होगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद रिएक्टिविटी विद वाटर, अगर वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो किस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स आपके मिलेंगे, आपको रिएक्शंस मिलेंगे, वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम सल्फ़र, अभी आप बात कर रहे थे येलो बॉल और येलो सल्फ़र, तो येलो बॉल को अगर आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगी बेसिकली। उसके बाद फिर अगर आप सल्फ़र को प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या करेगी, एक ब्लू क्लियर फ्लेम देगी। ठीक, वो येलो कलर से के सब्सटेंस होने के बावजूद वो जब आप उसे गर्म करते तो ब्लू क्लियर फ्लेम देती है। और ये क्यों आपको ये रिजल्ट क्यों मिला, क्योंकि उसकी जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो चेंज हो गई। एक एग्जांपल कंबशन ऑफ मीथेन, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, और बेसिकली आप आगे यहाँ पे भी ऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप उसमें भी देखेंगे कंबशन ऑफ मीथेन होता है, उसमें भी ये प्रोसेस होता है। यानी कंबशन ऑफ मीथेन मतलब आप मीथेन के साथ जो है आपने ऑक्सीजन की क्रिया कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको जो है अलग हो गया इसमें से। ठीक, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी इसने, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर प्लस हीट भी इसे प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से आप इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत रखते हो। ठीक है, अब आप देखेंगे SI यूनिट्स के बारे में। SI यूनिट्स बेसिकली आपके सिलेबस में से इस बार हटा दिया गया, बट कई बार होता है कि आपको यूनिट्स लिखनी होती हैं तो उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक बार आप SI यूनिट्स के बारे में जान लीजिए। तो एक यूनिट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है मेज़रमेंट का, जो कि यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करते थे। तो उस टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च में जो कन्फ्यूजन्स होती थी यूनिट्स को लेकर के, कोई इंटरनेशनली आप किसी कंट्री में कुछ और यूनिट्स चल रही थी, किसी और कंट्री में किसी तरह दूसरे तरीके की यूनिट्स यूज़ की जा रही थी, जिसके कारण से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। और फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ने फिर ये तय किया कि हम एक कॉमन यूनिट्स तैयार करेंगे जिसको जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक जैसी यूज़ होगी, और वो टेबल के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के दी गई। जैसे आप लेंथ को बेसिकली आप जानते हो कि मीटर में आप इसे दिखाते हो, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद मास को भी आप क्या करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, इन सब चीज़ों में आप लेते हैं, तो आप केजी से मेंशन करते हो उनको। टाइम को बेसिकली आप सेकेंड्स, मिनट्स, इन सब से कैलकुलेट करते हो। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो एम्पियर से आप दिखाते हो उसे हमेशा ए से। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जो आपका होता है वो केल्विन से आप कैलकुलेट करते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है आपका, जब आप कोई भी रिएजेंट लेते हो या एजेंट लेते हो या फिर सॉल्ट लेते हो, तो जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसे आप मोल में लिखते हो। ठीक, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको बताया गया था पहले भी कि जो है आपको बैटरी से रिलेटेड ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो प्रवाहित करती है द यूनिट फॉर द क्वांटिटी ऑफ लाइट फ्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली जो ऊर्जा है या लाइट है या सोर्स है, वो आप जो कैलकुलेट करते हो वो कैंडला होता है, CD। ठीक, इसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। तो ये बेसिकली ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, जो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा।